हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऊंचाइयाँ बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमेधा अग्रहरी है और ऊंचाइयाँ पे हम अभी हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो हिस्ट्री में हमने पिछले सेशन में एंशिएंट पढ़ा था, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमें आगे का पार्ट कंटिन्यू करना है। तो आज हम वैदिक कल्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो वैदिक कल्चर की टाइमिंग स्टूडेंट्स 1500 से 600 BC है। ठीक, वैदिक लिटरेचर आपका मेन आ जाता है। ठीक, वैदिक लिटरेचर आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला आ गया आपका वेद या संहिता, फिर आ गया आपका ब्राह्मणा या ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आ गया आपका आरण्यक, फिर आ गया आपका उपनिषद। ठीक, ये आपका मोटा मोटा वैदिक लिटरेचर का डिस्क्रिप्शन हो गया कि ये 4 भागों में डिवाइडेड होता है, वेद, ब्राह्मणा, आरण्यक या उपनिषद। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़े डीप में जानते हैं। सबसे पहले हम वेद को जानेंगे डीप में। तो वेद आपके 4 तरीके के होते हैं, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, वेद दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सबको मोटा मोटा पता है कि ये 4 तरीके के वेद होते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके ब्रीफली पढ़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो 3 वेद हैं आपके ऊपर के, ये इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं? वेद त्राई। ठीक, वेद त्राई। अब एक सवाल इमर्ज होता है कि चौथा अथर्ववेद क्यों नहीं इसके साथ जुड़ा, या अथर्ववेद को लेके वेद त्राई क्यों नहीं बना? क्योंकि अथर्ववेद स्टूडेंट बहुत बाद में आया था। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग के 3 वेद को इकट्ठा करके वेद त्राई कहा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे और जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ऋग्वेद में है कि ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी टेक्स्ट है, पूरे दुनिया की सबसे पुरानी टेक्स्ट है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक, 1028 हाइम्स, इसे हम शुक्त भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, फिर आता है 10580 वर्सेस या ऋचाएँ। ठीक, ये तो आपका मोटा मोटा हो गया। इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर करके क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि मंडल कितने होते हैं, हाइम्स कितने होते हैं, वर्सेस कितने होते हैं। ठीक है, ये अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। अब और आगे देखते हैं ऋग्वेद के। तो जो आपका 10वां मंडल है, ठीक है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का डिस्क्रिप्शन है, वो है कास्ट। ठीक है, वर्ण, कास्ट हम कहेंगे, या पूरे समाज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है उनके काम के आधार पे। ठीक है, वर्ण। अगर मैं गलत लिख रही हूँ हिंदी में तो सॉरी, बट ये पूरे समाज को चार भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, कार्य के आधार पर। ठीक, आजकल हम लोगों को जाति के नाम पे डिवाइड कर देते हैं, पर हमारे ऋग्वेद में
लोगों को उनके काम के आधार पर डिवाइड किया गया। ठीक, अब वो 4 जो सबकास्ट डिवाइडेड हुई वो कौन कौन सी हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक, ब्राह्मण जो शिक्षा देते थे, जो पढ़ाते थे। वैश्य व्यापार करने वाले। ठीक, ये जो युद्ध पे जाते थे। ठीक, युद्ध पे जाते थे या लड़ाई रक्षा के क्षेत्र में जिनका काम होता था। ठीक है, क्षत्रिय वो कहलाते थे। शूद्र जो दूसरों के यहाँ काम करते थे, जो शिक्षा लेते थे या दूसरों के यहाँ काम करते थे। तो ये हो गए नौकर या काम करने वाले। देखिए पहले भी जो भी डिवाइडेशन हुआ है पूरी समाज का, वो कार्य के आधार पे हुआ, काम के। कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं देखा गया कि वो नीची जात ऊंची जात का है। लोग काम के हिसाब से डिवाइड किए गए थे। आज की लोग हैं कि बहुत चीज़ों पे पूरा समाज डिवाइड हो रहा है, बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। ठीक, ऋग्वेद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का और जिक्र है, वो है गायत्री मंत्र का। ठीक, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ये किस देवता को समर्पित है? ठीक, तो ये सूर्यदेव, सूर्यदेव। ठीक है, या लॉर्ड सूर्य को समर्पित है। ये तो हो गया आपका ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद में हमने क्या क्या देखा कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 हाइम्स होती हैं, शुक्त होते हैं, 10580 वर्सेस होते हैं। 10वें मंडल में कास्टिज्म जो है आप मतलब समाज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो भाग? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण जो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। वैश्य जो व्यापार करते हैं। क्षत्रिय जो युद्ध पे जाते हैं, लड़ाई करते हैं। शूद्र जो किसी के यहाँ काम करते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या हुआ? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिला। ठीक है, गायत्री मंत्र किस देवता या देवी को समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 7 स्वर यहीं से मिले थे सामवेद से। कौन कौन से हैं वो? सा रे ग म प ध नी। तो ये हो गया 7 स्वर। 7 स्वर यहीं से मिले थे सामवेद से। ठीक है, अब एक और चीज़ कहा जाता है सामवेद को कि भारतीय संगीत, भारतीय संगीत यहीं से शुरू हुआ। ठीक, भारतीय संगीत यहीं से शुरू हुआ। ठीक, की स्थापना यहीं से हुई। ठीक, आते हैं थर्ड पे, यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पार्ट होते हैं, ये 2 भागों में डिवाइडेड है। कृष्ण या शुक्ल। कृष्ण को क्या कहते हैं? पद्य। इसको कहते हैं गद्य। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद नहीं, कौन सा ऐसा वेद है जो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो यजुर्वेद है जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष डिवाइडेड होता है, जो हम कहते हैं ना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण और शुक्ल, गद्य या पद्य। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो पहले मैंने बताई थी कि ऑल ऑफ द अबव 3, ठीक, ये तीनों को इकट्ठे आर टुगेदर कॉल्ड एज वेद त्राई। ठीक, नेक्स्ट पे भी लिख देती हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद।
टुगेदर क्या करते हैं, वेद त्राई ये बनाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे वेदों के बारे में। अच्छा, आरण्यक में ये तीनों वेद हैं जो आरण्यक आर फाउंड इन, आरण्यक में भी फाउंड हुए इन आरण्यक या फिर। ठीक, अब आ जाते हैं अथर्ववेद पे। इसको बेसिकली हम कहेंगे मैजिकल फॉर्मूले वाला वेद। जितना भी काला जादू था, टोना टोटका था, वो सब इसी में देखने को मिला। ठीक है, उन सब के बारे में भी जानकारी इसी वेद में मिली, तो इसको मैजिकल फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो चारों वेद हमने पढ़े अभी मोटा मोटा। ऋग्वेद, उसमें कितने मंडल होते हैं, हाइम्स होते हैं, वर्सेस होते हैं। ठीक, कितने भागों में डिवाइड किया गया था समाज को, 4 भागों में, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। फिर गायत्री मंत्र मिला ऋग्वेद में, किस देवता को समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित है। सामवेद, सातों स्वर हमें सामवेद में ही मिले, सारे गामा पधा नी। ठीक है, ये सातों स्वर हमारे सामवेद में मिले। भारतीय संगीत की उत्पत्ति एक तरीके से कहेंगे यहीं से हुई थी, शुरुआत यहीं से हुई थी, सामवेद से। यजुर्वेद, यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइडेड है, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण को हम कहते हैं पद्य, शुक्ल को कहते हैं गद्य। ये जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों इकट्ठा मिलकर वेदत्राई बनाते हैं। ठीक है, और ये तीनों आरण्यक में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आरण्यक में भी ये तीनों वेद पाए जाते हैं। आरण्यक क्या है, जो फॉरेस्ट की किताबें हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वो उन्होंने एक किताब लिखते थे, उसको आरण्यक कहते थे या फिर फॉरेस्ट टेक्स्ट कहा जाता था। अब आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद क्या है, जहाँ पे हमें काला जादू, टोना टोटका, इन सब की जानकारी मिलती है, उसे अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा जानते हैं आरण्यक क्या होता है, ब्राह्मणा क्या होता है, जो हमने आगे पढ़ा था अभी पिछले में कि वैदिक लिटरेचर 4 भागों में डिवाइडेड होता है, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आते हैं आरण्यक। इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फॉरेस्ट टेक्स्ट। फॉरेस्ट टेक्स्ट ये किताबें, ठीक, जंगल में रहने वाले विद्यार्थियों द्वारा लिखी जाती थी। ठीक, जो जंगल में विद्यार्थी रहते थे वो इन किताबों को लिखते थे। ठीक है, ये टोटल 7 होती हैं। ठीक, 7 आरण्यक होते हैं। ये हो गया आरण्यक। नेक्स्ट आते हैं हम ब्राह्मणा पे या ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ वो होता है जिसमें वेद के बारे में हम जानते हैं, वेदों के बारे में। ठीक है, अब आते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, ऐतरेय और कौस्तुकी। ठीक, ये हो गया ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। फिर आता है हमारा सामवेद का। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा होता है, तो वो होता है पंचविशा। पंचविशा। ठीक, यजुर्वेद का सतपथा और तैत्तरीय, और अथर्ववेद का गोपथा। ठीक, ये आपके सारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ऋग्वेद का ऐतरेय कौस्तुकी, सामवेद पंचविशा, यजुर्वेद सतपथा तैत्तरीय, अथर्ववेद गोपथा। ठीक, ये आपके सारे वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे उपनिषद।
उपनिषद। ठीक, उपनिषद क्या होते हैं? फिलोसफिकल टेक्स्ट। ठीक है, गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया जाने वाला, ठीक है, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के पास में बैठकर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान। ठीक है, उपनिषद। उपनिषद कितने तरीके के होते हैं? 108 108 उपनिषद हैं। और सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, ये एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? तो है बृहदरण्यका, बृहदरण्यका उपनिषद। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ओल्डेस्ट उपनिषद बृहदरण्यका। कितने तरीके के होते हैं? 108 तरीके के उपनिषद, ओल्डेस्ट बृहदरण्यका। कैसा टेक्स्ट है? फिलोसफिकल, गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान, फिलोसफिकल टेक्स्ट है ये। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि आर्यंका क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, ब्राह्मणा क्या होता है, वेद क्या होता है। अब एक चार्ट में बनाने जा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आप याद करिएगा, ताकि ये वन लाइनर के तौर पे हम भूल जाते हैं, तो वो चार्ट के तरीके से आप देखेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है पढ़ने में। ठीक, तो चार्ट बनाते हैं पहले। यहाँ पे आया वेद, यहाँ आया पर्सन रिसाइट्स, फिर यहाँ आया ब्राह्मण, उपवेद, ठीक। अब सबसे पहले आता है ऋग्वेद, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। ऋग्वेद को कौन सा पर्सन जो रिसाइड करता है, जो उसे बताता है, जो उसका ज्ञान देता है? ज्ञानी। ठीक, ज्ञानी कौन है? ऋग्वेद का होत्री। ठीक, ब्राह्मणा या ब्राह्मण ग्रंथ जो बताए थे मैंने, ऐतरेय और कौस्तिकी। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद एक उपवेद है, वेदों से उपजा हुआ उसे कहेंगे उपवेद। उपवेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद का आयुर्वेदा या फिर आयुर्वेद। ठीक है, फिर आते हैं सामवेद पे। सामवेद को कौन कहता है? उद्गात्री। ठीक, सामवेद का ब्राह्मणा टेक्स्ट कौन सा था? पंचविशा या पंचविशा। ठीक, इसका वो कौन सा है? उपवेद कौन सा है? तो इसका है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। ठीक, फिर आते हैं हम यजुर्वेद पे। यजुर्वेद को कौन कहता है? अधर सेकेंड कहते हैं अधवारियुस। ठीक, इसका है ब्राह्मणा टेक्स्ट सतपथा एंड तैतरीय। इसको क्या कहते हैं? यजुर्वेद को धनुर्वेद। लास्ट में आता है अथर्ववेद। इसको जो रिसाइट करते हैं, जिसके ज्ञानी होते हैं, उनको कहते हैं ब्रह्मा। इसका ब्राह्मण टेक्स्ट गोपथा और इसका जो उपवेद है वो कहता है शिल्पवेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऋग्वेद को कौन रिसाइट करता है, कौन उसका ज्ञान देता है? होत्री। उसकी ब्राह्मणा टेक्स्ट कौन कौन से, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ऐतरेय, कौस्तिकी। उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। फिर आते हैं सामवेद पे। उसको कौन ज्ञान देता है? पर्सन हु रिसाइट सामवेद, उद्गात्री। ब्राह्मणा टेक्स्ट कौन सा है? पंचविश। उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद पे आ जाते हैं। यजुर्वेद का ज्ञान देने वाले को क्या कहते हैं? अध्वर्युस। ब्राह्मणा टेक्स्ट कौन सा है? सतपथा और तैतरेय ब्राह्मणा। उपवेद इसका कौन सा है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। ठीक है, फिर आ जाते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद को कौन ज्ञान देते? उसकी ज्ञानी कौन है? ब्राह्मा। ठीक, ब्रह्मा। ब्राह्मणा टेक्स्ट कौन सा है इसका? गोपथा। उपवेद कौन सा है इसका? शिल्पवेद।
याद हो गया। उपवेद याद करते हैं, ऋग्वेद का कौन सा है? आयुर्वेद। सामवेद का कौन सा है? गंधर्व वेद। यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद, यजुर धनुर। अथर्ववेद का कौन सा है? शिल्पवेद। तो ये हो गया आपका सारा वेदों के बारे में, ठीक। कि वैदिक कल्चर हमने पढ़ा था 1500 से 600 BC। फिर हमने वैदिक लिटरेचर पढ़ा। वैदिक लिटरेचर 4 तरह के होते हैं, वेद, ब्राह्मण, आर्यंका, ठीक, आरण्यक और उपनिषद, ठीक। सबके बारे में हमने जान लिया। वेद 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऊपर के 3 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय कहते हैं, जो कि अथर्ववेद बाद में आया था, इसलिए ऊपर के तीनों को ही कहा जाता है, ठीक। उनके बारे में हमने जान लिया, ठीक। फिर आता है ब्राह्मण टेक्स्ट, जो कि ब्राह्मण टेक्स्ट वो होता है जो वेद के बारे में, जिससे हमें जानकारी मिले। ये तो हो गया हमारा मोटा मोटा। आरण्यक क्या होता है? जो फॉरेस्ट टेक्स्ट होता है, जो कि फॉरेस्ट में रहने वाले स्टूडेंट्स लिखा करते थे। ये टोटल 7 तरीके के होते हैं। फिर आ जाते हैं उपनिषद। उपनिषद टोटल 108 तरीके के हैं। सबसे पुराना बृहदारण्यका, ठीक, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट होता था। ये तो हो गया हमारा मोटा मोटा वैदिक लिटरेचर के बारे में। अब आ जाते हैं एपिक्स जो लिखी गई, ठीक है। तो 2 महाकाव्य लिखे गए, ठीक है, या एपिक्स लिखे गए। सबसे पहला आता है रामायण। रामायण, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वाल्मीकि द्वारा रचित है, वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, ठीक। ये कौन सी है? ये ओल्ड, मतलब इसको, ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड। इसको और क्या कहते हैं? इसको आदि काव्य भी कहते हैं, ठीक। रामायण किसके द्वारा लिखित है? वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। इसको और क्या कहते हैं? इसको आदि काव्य कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत ये वेद व्यास जी द्वारा रचित है। ये लॉन्गेस्ट, वो ओल्डेस्ट है रामायण, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड, ठीक। ये तो हमारा मोटा मोटा हो गया कि रामायण 2 एपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं, रामायण महाभारत। रामायण को लिखा गया वाल्मीकि जी द्वारा, महाभारत को वेद व्यास जी द्वारा। रामायण क्या है? ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है और महाभारत लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। रामायण को और क्या कहते हैं? आदि काव्य भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे, तो जानते हैं पुराण के बारे में। पुराण टोटल हम जानेंगे 18 तरह के पुराण हैं, 18 पुराण हैं हमारे। और सबसे पुराना जो पुराण है, ओल्डेस्ट, वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत, ठीक है। मत्स्य पुराण, तो टोटल 18 पुराण हैं। ओल्डेस्ट कौन सा है? मत्स्य पुराण। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओल्डेस्ट पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण होता है, ठीक है। अब वही संस्कार की अगर हम बात करते हैं, पुराण 18 तरह के होते हैं। संस्कार होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं जन्म संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, वैसे संस्कार कितने तरह के? तो टोटल 16 तरह के संस्कार होते हैं, ठीक है। जब से इंसान जन्म लेता है उसके अंतिम विदाई तक टोटल हम 16 संस्कार होते हैं उसमें, ठीक है। तो संस्कार कितने हैं? 16। पुराण कितने हैं? 18। ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, ठीक है। अब पुराण के बारे में और जानते हैं कि जो स्त्री और शूद्र जो होते थे ना, शूद्र, स्त्री और शूद्र, कोई ने पढ़ने की से अनुमति नहीं होती थी, पढ़ने की अनुमति
नहीं होती थी, नहीं होती थी। ठीक, शूद्र और स्त्री पुराण को पढ़ नहीं सकते थे, उसे सुन सकते थे। ठीक है, तो पुराण को किसको किसको पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी? स्त्री को और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, वो सुन सकते थे। ठीक है, तो पुराण के बारे में हमने क्या जाना? 18 तरीके के पुराण होते हैं। ओल्डेस्ट कौन सा है? मत्स्य पुराण है। किसको किसको इसको पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी? स्त्री को और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, वो सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेदांग। ठीक है, अब वेदों को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए इनकी रचना की गई। तो क्या है ये? वेद को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग की रचना हुई, की रचना की गई। वेदांग कितने तरह के होते हैं? तो ये 6 तरह के होते हैं। 6 वेदांग होते हैं। और वेदांग क्यों हम वेदांग की रचना की गई थी? वेदांग की रचना वेद को अच्छे से पढ़ने के लिए की गई थी। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के लिए वेदों को की गई थी। ठीक, आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना? हमने वैदिक कल्चर के बारे में पूरा जाना। वैदिक कल्चर में हमने वेदों के बारे में जाना, आरण्यक और उपनिषद और ब्राह्मणा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? एपिक्स पढ़े। कौन कौन से 2 सबसे बड़े एपिक्स थे? रामायण, महाभारत। फिर हमने पुराणों के बारे में जाना, कितने तरह के पुराण होता है? 18। सबसे पुराना मत्स्य पुराण। फिर आ गया वेदांग। वेदांग क्या? वेदों को अच्छी तरह पढ़ने के लिए वेदांग की रचना हुई। टोटल कितने वेदांग हैं? 6। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो, सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रहा हो तो। ठीक है।